हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका सेमेस्टर 5 का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कंपनी अपने फाइनेंसेस को यानी कि अपने पैसों को कैसे मैनेज करती है या फिर फाइनेंशियल मैनेजर कैसे उनकी हेल्प करते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं उन 7 प्रिंसिपल्स की जो हमारी हेल्प करते हैं कंपनियों के फाइनेंसेस को मैनेज करने में। तो चलो फिर पढ़ना शुरू करते हैं उन 7 प्रिंसिपल को। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दूसरी बात भाई, सीरीज में हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज देखा करो ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। तो करते हैं फिर शुरू उन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में। तो मैं पढ़ने गया है, मैं सिर्फ इस वीडियो में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहने वाली है। हाँ, पर डीप में बात करेंगे उन 7 प्रिंसिपल्स की, जिसमें से पहला प्रिंसिपल क्या है, द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि रिस्क और रिटर्न आपस में काफी रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब क्या है कि देखो, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, कि मैं अपने रिस्क को जब ही हाई करूंगा जब मेरे को लगेगा प्रॉफिट के चांस ज्यादा हैं। अगर मुझे पता है कि रिस्क ज्यादा हो रहा है प्रॉफिट कम होगा तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि अपना रिस्क जब बढ़ाना है जब प्रॉफिट होने के चांस क्या हो, ज्यादा हो। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा जो रिस्क है, भाई देखो रेशियो होता है एक रिस्क और रिवॉर्ड में। मान लो कि अगर मैं बात करूं रिस्क की और रिवॉर्ड की, अगर मेरे पास रिस्क है 1 का, मतलब मुझे मिलने वाले हैं 1 रुपये, रिस्क है मेरा 1 रुपये खोने का, लेकिन रिवॉर्ड है 3 रुपये का, तो अच्छा है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की रिस्क मतलब जाएगा तो 1 रुपया जाएगा, आएगा और 3 रुपये आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि रिस्क है 1 रुपये का, ठीक है, कि 1 रुपये चले जाएंगे और रिवॉर्ड है 0.5 का, तो क्यों लूँ भाई मैं इसे? क्योंकि बेकार रेशियो हो गया ये तो, कि रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखो लिखा भी आगे क्या लिखा हुआ है, वी वुड नॉट टेक एन एडिशनल रिस्क। हम किसी भी तरह का एडिशनल रिस्क नहीं लेंगे अनलेस, जब तक वी एक्सपेक्ट टू बी कंपनसेटेड विद एडिशनल रिटर्न, जब तक हमें एडिशनल रिटर्न ना मिलता हो, यानी कि जब तक मुझे एडिशनल रिटर्न ना मिलता हो। आई बात समझ में? अगर रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तब तो मैं रिस्क लेने की कोशिश करूंगा, और जब रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा तो मैं रिस्क क्यों लूँ? आई बात समझ में? यानी कि हम रिस्क और रिवॉर्ड को जब भी बढ़ाते हैं, जब रिस्क को जब बढ़ाते हैं तो रिवॉर्ड क्या हो, ज़्यादा हो, तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। दूसरे पे आते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। अब दूसरा क्या है, और कई जने यहाँ भी रिस्क ले लेंगे कि जाने का डर होगा, 1 रुपया मिलेंगे 0.5 रुपये, भाई तो बहुत ही बेकार रेशियो है। अगर 1:2 भी मिलता है ना, मैं तो कहता हूँ 1:1 मिले तब भी ठीक है, कि जाएगा भी 1 रुपया आएगा भी 1 रुपया, ये तो हो गई बराबरी वाली बात, ठीक है। 1:2 मिले तो ये और अच्छा, 1:3 मिले ये और अच्छा, 1:4 मिले ये और अच्छा, ठीक है। ऐसे ही हम स्टॉक मार्केट में भी करते हैं, वो टर्म्स में बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, तो ठीक है। लेकिन 1 और रेशियो 0.5 तो बहुत बेकार है। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर। दूसरा क्या है, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये बात समझाती है कि जो वैल्यू 1 रुपये की आज है ना, वो फ्यूचर में इससे कम हो जाएगी। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, अ रुपी रिसीव्ड टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी रिसीव्ड इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि जो रुपए आपको आज मिले हैं ना, रिसीव्ड इज वर्थ मोर देन अ रुपी रिसीव्ड इन फ्यूचर, उसकी वर्थ जो है वो फ्यूचर में ज्यादा होनी चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे कारणों से, यानी कि खासकर इन्फ्लेशन वगैरह हो गया। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं पूछता हूँ, क्या 100 रुपए की वैल्यू आज से 20 साल पहले जो थी, क्या आज भी वही है? नहीं है, ठीक है। पहले दूध बहुत सस्ता था कि भाई, मैंने तो भाई ये लगा लो कि 13 रुपये या 11 रुपये का आधा लीटर दूध आता, उस टाइम से मैंने देखा हुआ है। उसके बाद से कितना हो चुका है, वो 26-30 पार कर गया अब तो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से होता क्या है, हमारी परचेजिंग पावर कम होती रहती है। आई बात समझ में? तो इसलिए ना, जो रुपए की वैल्यू आज है वो टाइम के साथ गिरती रहती है। तो हम उस पैसे को इन्वेस्ट किस लिए करते हैं, ताकि हम इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके या फिर जो हमने पैसा कमाया है उसकी वैल्यू को बढ़ा सके। आई बात समझ, इसे बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो बनाऊंगा अगली वीडियो, जहां पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को पूरी डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर। आई बात समझ में? देखते हैं आगे फिर अगला टॉपिक। इसमें क्या है, कैश नॉट प्रॉफिट्स इज किंग। इसका मतलब क्या है कि भाई कैश होता है जो होता है, प्रॉफिट नहीं होता कुछ भी। एक सिंपल सी बात है, आज मेरे पास कैश है तो मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा, यानी कि उसे बढ़ा पाऊंगा, फिर मैं उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करूंगा। जैसे मान लो आज मेरे पास 100 रुपये है, सपोज करो, तो मैंने इसको इन्वेस्ट किया, इसे मैंने 100 से 200 बनाया,
तो मेरे पास काम क्या आ रहा है, कैश। कैश क्या होता है हमारा, किंग। क्योंकि कैश को हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा बढ़ जाता है, फिर उस पैसे को हम री इन्वेस्ट करते हैं। अब चाहूँ तो मैं 100 रुपये निकाल सकता हूँ यहाँ से, अब मैं 100 को वापस इन्वेस्ट कर दूंगा, और ये 100 रुपये किसके थे, फ्री के, जो मुझे इस 100 रुपये की वजह से मिले थे। आई बात समझ में, इस 100 को री इन्वेस्ट करके वापस पैसा बढ़ाना शुरू कर दूंगा, तो मेरा पैसा ही मेरी जेब में है, ठीक है। और जो पैसा आया है, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से, ग्रो करने की वजह से, उस पैसे को मैं क्या करूंगा, खर्च करूंगा। जैसे कि देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो रिच पर्सन्स की स्ट्रेटजी यही होती है, वो अपने इनिशियल अमाउंट को भी खर्च नहीं करते, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो इन्वेस्टमेंट से अमाउंट आता है उसे खर्च करते हैं, ठीक है। तो इसलिए अमीर लोग ये काम करते हैं। अमीर लोग करते क्या है, वो अपनी एसेट्स जो होती है ना, ठीक है, वो अपने पैसों से सिर्फ एसेट्स बिल्ड करते हैं, वो लायबिलिटी कभी नहीं लेते, ठीक है, वो एसेट को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब देखो, मैं एक फर्क समझाता हूँ, मिडिल क्लास में, एक लोअर क्लास में, एक अपर क्लास में। अपर क्लास कोई भी एसेट बाय करता है, कंपनीज बना देगा, ठीक है, पैसे को इन्वेस्ट कर देगा ताकि पैसे से पैसा जनरेट कर सके। लेकिन गरीब उस पैसे को क्या कर देगा, अपनी लग्जरी में खर्च कर देगा, ठीक है, टीवी ले ली, बाइक, गाड़ी, चाहे जरूरत ना हो उसे उस चीज़ की, वो फिर भी रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें होता क्या, उसमें पैसा उल्टा लगता है हमारा। तो इससे बढ़िया क्या है कि आप पहले पैसे को इन्वेस्ट करो, जब इन्वेस्टमेंट से पैसा है उससे क्या लो आप, रिस्क, उससे आप जो भी लग्जरी ले जाओ, ले सकते हो। आई बात समझ में, अमीर लोग भी लग्जरी में रहते हैं, लेकिन वो अपने पैसे को पहले इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे से पैसा कमाते हैं, उसके बाद उसे लग्जरी में खर्च करते हैं। आई बात समझ में, तो ये फर्क होता है एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास में और एक अपर क्लास में, ठीक है। और इसके अलावा मैंने काफ़ी और एक बुक भी बोली है, काफ़ी अच्छी बुक है, रिच डैड पुअर डैड, वो सबको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से अपनी यंग एज में, ताकि आप अपने फाइनेंशियल को काफ़ी अच्छे से समझ सको। मैंने तो पढ़ी है, उम्मीद है आप लोग भी पढ़ोगे कभी ना कभी। काफ़ी अच्छी बुक है भाई, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। अगर देखते हैं नॉलेज के मामले में, अब पढ़ते हैं हमारा अगला पार्ट। तो इसके ऊपर बात कर ली मैंने, अब बात कर रहा हूँ मैं 4th पॉइंट के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 4th पॉइंट हमारे लिए क्या कहता है, उसको समझते हैं। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट हो ना, वो क्या होनी चाहिए, हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। अब कैपिटल मार्केट क्या होती है, जहां पे हम पैसा लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें हर एक चीज को राइट वैल्यूएशन में लेना चाहिए। अब ऐसे मान लो कि कई बार ना कुछ कंपनीज के शेयर ना अंधाधुंध भाग रहे होते हैं, वो पता भी नहीं लगता क्यों भाग रहे होते हैं, ठीक है। तो देखो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट तो करो, लेकिन राइट वैल्यूएशन पे करो, उस चीज़ की सही वैल्यूएशन पे करो। यूँ नहीं कि आपने गलत वैल्यूएशन पे उसे क्या नाम है इन्वेस्ट कर दिया और बाद में उसके प्राइस गिरने शुरू हो गए। जैसे मैं आपको शेयर मार्केट से बात समझाता हूँ, शेयर के थ्रू समझाता हूँ। वो क्या कि मान लो कि शेयर मार्केट में क्या होता है, कई बार मार्केट में डिप्स आते हैं ना, जब मार्केट बहुत ज़्यादा उड़ जाती है उनके शेयर गिरने शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको उस कंपनी से पैसा लगाना चाहिए जब वो आपको सस्ते मिल रहे होते हैं, ठीक है। और फिर जब महंगे में आए बेच दो, ठीक है। क्योंकि एक काफ़ी बढ़िया लाइन कहीं पे मैंने पढ़ी थी, क्या कि इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन, कि आपको मार्केट में रेड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप ग्रीन को एंजॉय कर सको। आई बात समझ में, कि जब आपको प्राइस सही मिल रहा हो कैपिटल मार्केट्स में सही शेयर्स का, तब आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब वो ग्रो कर जाए, ठीक है, तो ज़्यादा लालची मत बनो, उस पैसे को निकाल लो। इसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट की सही समझ। क्या कि द मार्केट्स आर क्विक एंड द प्राइसेस आर राइट। इसका मतलब क्या है, मार्केट बहुत क्विक होती है और जब प्राइसेस राइट हो तभी आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि महंगे में इन्वेस्ट करोगे तो भाई कुछ नहीं होगा, जब पैसा वो कमाएंगे तो उसे बेच देंगे उस टाइम पे। आई बात समझ में, तो इस बात का भी ध्यान रखना। आगे तो कैपिटल मार्केट भी हो गया हमारे इसमें। इसके बाद क्या आता है, एजेंसी प्रॉब्लम। अब एजेंसी प्रॉब्लम में क्या होते हैं कि अब एजेंसी में क्या होता है, देखो, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, वो खुद तो काम करेगा नहीं, उसके नीचे इंप्लॉइज काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं। और मैनेजर कब ढंग से काम करेंगे आपके लिए, जब उनका उस काम में इंटरेस्ट हो। तो ऑर्गेनाइजेशन को उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए। फ्रीडम किस तरह की, कि भाई आप वो काम के लिए डिसीजन ले सके, ठीक है, अच्छे से, ताकि वो काम को ढंग से मैनेज करे। आई बात समझ में, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैनेजर्स वुड नॉट वर्क फॉर ओनर्स। वो कभी ओनर्स के लिए काम नहीं करते जब तक, अनलेस इट्स इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, जब तक वो पूरे तरह उनके इंटरेस्ट का ना हो। तो अगर उनके काम में उनका इंटरेस्ट है, यानी कि उन्हें मजा आ रहा है, आप उन्हें फ्रीडम दे रखी है डिसीजंस लेने के लिए, तो वो काम अच्छे से करेंगे। और काम अच्छे से करेंगे तो मालिक को प्रॉफिट जरूर होगा, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट जरूर होगा। बढ़ते हैं फिर आगे अगले पॉइंट के ऊपर। तो 5 प्रिंसिपल हमारे खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको 5 प्रिंसिपल में कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। बढ़ते हैं फिर अगले पॉइंट के ऊपर। इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल रिस्क इज नॉट इक्वल। सारे रिस्क इक्वल नहीं होते, ये बात तो फैक्ट है भाई। कई बार रिस्क किसी शेयर में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा होता है, किसी इन्वेस्टमेंट में कम होता है। और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है, और सबसे खराब भी, बैंक।
है ना। बैंक क्या है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, अपना पैसा बैंक में रखो, लेकिन सबसे खराब इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि बैंक से हमें कितना इंटरेस्ट मिलता है 3 से 4%, लेकिन इन्फ्लेशन जो है ना इंडिया का वो ग्रो हो रहा है 6% के रेट से, तो कहाँ से बीट करोगे आप उसे, आई बात समझ में। लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो भाई ये कहना चाह रहा है ये वाला पॉइंट कि सारे रिस्क इक्वल नहीं होते, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि अपने पैसों के कुछ हिस्से करो, उसको अलग अलग जगह लगाओ, कुछ को बैंक में डाल दो एज अ इमरजेंसी फंड, कुछ को एफडी में करवा दो, कुछ को रियल स्टेट में यानी कि लैंड बिल्डिंग में लगा दो, कुछ को आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में यानी कि इक्विटी में, आई बात समझ में, या फिर कुछ को म्यूचुअल फंड में कर दो। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, डाइवर्सिफाई करने। इसके ऊपर एक काफी अच्छी लाइन बोली है क्या, कि डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, मतलब अपने सारे अंडों को एक बास्केट में डालने चाहिए, क्योंकि अगर बास्केट में कोई दिक्कत आई तो सारे अंडे फूट जाएंगे, तो इसलिए उसे अलग अलग रखना चाहिए ताकि नुकसान हो तो कम हो और बाकी जने क्या कर ले, उसे रिकवर कर ले। इसका मतलब यही है कि अपने पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, कि अगर एक जगह लॉस हो भी रहा है तो दूसरा उसे कवर कर लेगा। जैसे सपोज करो, मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपको कुछ शेयर्स खरीदने हैं, तो आपके पास जो भी पैसा है उसे 10 कंपनी में लगा दो, 10 बढ़िया कंपनी में। अगर एक कंपनी लॉस में जा भी रही है, बाकी 9 या 8 कंपनियों से रिकवर करवा देंगी। आई बात समझ में। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सम रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे एंड सम कैन नॉट। इसका मतलब है कुछ रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते हैं, तो हमें जितना हो सके पॉसिबल अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये वही बात हो गई भाई, इसमें बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं, कि अपने घर में सारे पैसे एक जगह ही रखने चाहिए, अलग अलग जगह रखने चाहिए, कि अगर कभी रेड पड़ी भी, कभी चोरी हुई तो सिर्फ एक जगह पैसे जाएंगे, बाकी जगह पैसे बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने सारे पैसे एक ही जगह रखे तो सारे पैसे एक साथ उठेंगे आपके। आई बात समझ में। तो इससे हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अगला क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियर। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। मतलब क्या, आपके या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर गोल क्या है, आपको कितना ऊपर तक जाना है, कितना पैसा एक्यूमुलेट करना है, वो सब आपको पहले से ही पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन नहीं होंगे तो आप शायद फाइनेंशियल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। आपको यही नहीं पता आपको फ्यूचर में पैसे करना क्या है, आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको क्या लेना है, आई बात समझ में, आपको रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पहले से ही वेल डिफाइंड होने बहुत ज़रूरी हैं, वरना फिर भी आप फाइनेंशियल में क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को पहले ही डिटरमाइन कर चलती है कि उसे आने वाले टाइम में ये कंपनीज लेनी है, ठीक है, या फिर अपनी इस कंपनी के पास इतनी वेल्थ होनी चाहिए, मेरे शेयर होल्डर के पास इतनी वेल्थ होनी चाहिए, ये सब पहले से ही डिटरमाइन करके चलती है। आई बात समझ में। और जो कंपनी नहीं चलती डिटरमाइन करके, उनके फाइनेंसेस काफ़ी खराब हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। आई बात समझ में। तो यहाँ तक उम्मीद है आप कंसेप्ट कवर हो गए होंगे। तो ये हमारे थे कुछ 7 प्रिंसिपल्स किसके ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। और अगली वीडियो में बात करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर, मतलब पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, ठीक है। तो इसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।